शिमला की वादियों में घूमने आई ग्वालियर की डिंपल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जख्म को भरने की कोशिश कर रही हो। तभी पीछे से एक लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके पास चिल्लाते हुए बोली, डिंपल, तुम्हारी दादी का कॉल आया है, जल्दी चल। डिंपल अभी चाय की चुस्की ले ही रही थी कि उसके कानों ने यह बात सुनी। वो अपना चाय छोड़कर उल्टे पांव भागते हुए उस लड़की के हाथ से मोबाइल लेकर हड़बड़ाते हुए बोली, हेलो दादी माँ, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, डिंपल कहाँ है तू बच्ची? मैंने तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया और तू बिना बताए कहाँ चली गई है? डिंपल अपने मन में बुदबुदाते हुए बोली, अब क्या बोलूं मैं? वो कुछ सोचते हुए बोली, आप ठीक है ना दादी माँ? दादी माँ हंसते हुए बोली, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उम्र भी हो गई है, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं और मैं तुम्हारा घर बसते हुए भी नहीं देख पाऊंगी। दादी माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चे की शादी देखनी है, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी आपको मैं। धत पगली, मैं तुम्हारी शादी देख लूं, बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। तुम कब वापस आ रही हो बेटा? मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी दादी माँ, और मैंने गुड्डी से कह दिया है कि वो आपका ख्याल रखें। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। और अपना ख्याल रखिए दादी माँ। मैं कॉल कट कर रही हूँ। कॉल कट करके डिंपल अपने माथे पर हाथ रख लेती है और रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर पास में बैठी हुई उसकी दोस्त अंजलि बोली, क्या बात है डिंपल? कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम खोई खोई सी, डरी हुई सी रहती हो। सब कुछ ठीक है ना? तुम शिमला कभी नहीं आना चाहती थी, फिर मुझे लेकर यहाँ कैसे आ गई? डिंपल अपने दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर अंजलि को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन डिंपल को चुप कराते हुए बोली, हे डिंपल, तुम इतनी स्ट्रांग और ब्रेव हो, तुम ऐसे नहीं रो सकती हो। पहले मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? अपनी दोस्त की बात को सुनकर डिंपल उससे अलग होकर कहने लगी, पाप हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा पाप। मैं जीते जी कभी खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ। मैंने दो लोगों की जान ली है। बहुत बड़ी पापी हूँ मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। दादी माँ, बाबा और माँ सबसे अपने भाई बहन की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद से ही भाग रही हूँ मैं। अंजलि को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल उससे क्या कह रही है। अपनी दुविधा को दूर करने के लिए वो डिम्पल से पूछने लगी, ये क्या बोल रही है तू? तू एक चींटी भी ना मार पाए और तू कह रही है तूने दो लोगों की जान ली है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से समझा मुझे। आखिर क्या छिपा रही है तुम उसे? डिम्पल अपने दोस्त की तरफ देखने लगी। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। अब बता भी दे डिम्पल, किससे डर लग रहा है तुझे? आखिर भाग किससे रही है तू? आखिर क्या छिपा रही है तू? बता भी दे। अंजलि डिम्पल को जोर देते हुए बोली। डिम्पल अपने आप को संभालते हुए बोली, ये बात उस दिन की है जब मैं तुम्हारे घर की पार्टी अटेंड करके वापस अपने घर जा रही थी। लेकिन उस दिन बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी मुझसे। मेरी कार के सामने से आ रही कार को जोरदार धक्का लगा दिया था, जिस वजह से उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो कार सामने के एक पेड़ से जा टकराई। उस कार में बैठी हुई एक लेडी बुरी तरह से लूहलुहान हो गई थी। वो लेडी दर्द से कराहने लगी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो लेडी मेरे सामने दर्द से कराते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया? आज तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया है। इतना कहकर उस लेडी ने अपना दम तोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच में मर गई है। लेकिन मैंने जब उसकी नब्ज को चेक किया तो वो इस दुनिया को सचमुच में छोड़कर जा चुकी थी, और साथ में उसका बच्चा भी। वो प्रेग्नेंट थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं वहां से अपनी कार में बैठकर चली गई।
लेकिन उस लेडी की बातें अभी भी मेरे माइंड में घूम रही हैं। वो मुझसे जो कुछ भी कह रही थी, वो बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही है। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा है। अंजलि भी हैरान रह गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। फिर वो अचानक से पूछने लगी, वो लेडी कौन थी? तुम जानती हो उसे? नहीं पता मुझे कौन थी वो, लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डिम्पल रोते हुए बोल रही थी। अंजलि उसे समझाते हुए बोली, कभी बाहर मत आने देना ये सच। जिस दिन ये सच बाहर आ गई ना, उस दिन क्या होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं कौन थी वो, लेकिन जो कोई भी थी वो माँ बनने वाली थी। डिम्पल डिम्पल और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूसरी तरफ एक शख्स जिसका नाम विक्रम सिंह चौहान एक घाट के किनारे खड़े होकर कुछ ब्राह्मणों के पास बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। हट्टा कट्टा नौजवान मर्द, बॉडी से बहुत ही अच्छी थी। उसके पीछे कुछ गार्ड्स और कुछ लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं इनकी पत्नी को गुजरे हुए, लेकिन इनकी आंखों में वही गुस्सा है, वही नफरत है। इनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन किसी ने जानबूझकर इनकी पत्नी और होने वाले बच्चे को जान से मार डाला है। आज वो अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन करने आए हैं, लेकिन ये आज भी उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसने उस रात को कार का एक्सीडेंट करके भाग गया था। उस आदमी की बातें कुछ लोग और भी सुन रहे थे। तभी पंडित जी बोले, यजमान, आप अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन कर सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विक्रम सिंह चौहान की आंखों में दर्द के साथ साथ नफरत भी थी। वो अपने दर्द को सीने में दफन करते हुए बोले, पंडित जी, मेरी पत्नी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी पत्नी को इंसाफ मिलेगा। और जिसने भी मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को, जो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, उस शख्स को सजा जरूर मिलेगी। और मैं विक्रम सिंह चौहान जब तक उस इंसान को ढूंढकर सजा नहीं दे देता, तब तक अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा। उनकी आवाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। वो अस्थियों से भरे हुए कलश को लेकर वहां से जाने लगे। विक्रम सिंह चौहान अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और ड्राइवर बिना देरी किए ही उस घाट से कहीं जाने लगा। एक शानदार घर, उसके दरवाजे पर नेम प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, चौहान हाउस। कार को आते हुए देखकर गार्ड दरवाजे के मेन दरवाजे को खोलता है। कार अंदर आते ही दरवाजे को लगा देता है। विक्रम सिंह चौहान अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आने लगे। इतने बड़े घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। घर में गिने चुने सिर्फ दो चार नौकर थे। विक्रम सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहते थे। अपने घर वालों से दूर इतने बड़े शहर में वो अपने कमरे में आते हैं। एक नौकर शराब की बोतल लेकर आता है और शराब को गिलास में डालकर बोलता है, साहब, आज पूजा मैम, विक्रम सिंह चौहान की पत्नी। साहब की तस्वीर के सामने आपने दिया जलाया नहीं? आप कहें तो मैं जला देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए आप, मैं यहीं हूँ। नौकर चला जाता है। विक्रम अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर खुद को रोने से रोक नहीं पाए और अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी जिंदगी फिर से बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। सिर्फ अंधेरा छा गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कितना खुश था मैं जिस दिन तुमने मुझे गुड न्यूज़ सुनाई थी। मैं फादर बनने वाला हूँ। जिसने भी तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे को दूर किया है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह क्यों ना छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। विक्रम अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने दिया जलाता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। विक्रम सिंह चौहान के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। वो अपनी मोबाइल से आ रही आवाज को सुनकर थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहा, डैड कैसे हैं मॉम? तुम्हारे डैड को अचानक से हार्ट अटैक आ गया है। उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। बेटा, क्या तू वापस नहीं आएगा?
सारे शिकवे गिले भूलकर वापस आ जा बच्चा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बस बहुत हो गया है, अब और सहन नहीं कर सकती मैं। अपनी माँ की बातों को सुनकर विक्रम कहता है, मैं आ रहा हूँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए। अब से वही होगा जो डैड चाहते हैं। विक्रम कॉल कट करके अपने बैग में अपने कपड़े को समेट कर रखने लगा। वो अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए कहा, आज फिर से मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को अपनाना होगा। मैं फिर से वैसा ही बनकर रह जाऊंगा। तुम्हारे साथ मैंने कई सारे सपने देखे थे। अपने बच्चे की आने की खुशी तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन कुछ भी नहीं है सिवाय खालीपन के। वो अपना सामान लेकर घर के हॉल में आते हैं और अपने सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोले, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता, तब तक मेरे आने की देख रेख अच्छे से कीजिएगा। मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। विक्रम अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ डिम्पल की दादी माँ उसे घर लौट आने की जिद पर अड़ी हुई थी। उनकी बात को मानकर डिम्पल अपने घर ग्वालियर आने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन विक्रम ग्वालियर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जानकी देवी हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपने डैड को देखने के लिए रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन में मौजूद सारे लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तभी एक शख्स जो लगभग उसकी ही उम्र का था, वो उसके पास आकर बोला, हे विक्रम, क्या सरप्राइज दिया है तूने यार। इतने महीनों के बाद आज मिल रहा है तू। शादी के बाद तो तू गायब हो गया था। ये बता, भाभी कैसी हैं। विक्रम अपने दोस्त राजीव की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। सॉरी यार, पता नहीं था। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। डैड ठीक तो है ना। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। कहाँ है वो। तू अपने डैड से मिल, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। विक्रम, अंकल की हालत पहले की तरह नहीं है। उन्हें इस बार अटैक आया। मैंने टाइम रहते उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन अगली बार मैं रिस्क ले पाऊंगा भी या नहीं, ये नहीं कह सकता। उनकी हर बात को सुनना और समझना तुम्हारा काम है। तू जाकर उनसे मिल ले। राजीव विक्रम को समझाते हुए कहता है और उसे रूम नंबर बताकर दूसरे पेशेंट को देखने चला गया। विक्रम अपने डैड के वार्ड में आता है तो देखता है उसके डैड अपनी आंखें बंद करके नींद में सोए हुए हैं और उसकी माँ उनकी बगल में दीवार से सर सटाए हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। विक्रम अपनी मम के पास आकर खड़े होकर बोला, मम। उसकी मम रोहिणी सिंह चौहान जैसे ही अपने बेटे को देखती हैं, उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वो अपने बेटे के गले लगकर रोते हुए बोली, मुझे लगा तू फिर नहीं आएगा। अब तक नाराज है अपने डैड से, लेकिन जो होना लिखा था वो तो हो गया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यह सब कुछ आसान नहीं था तुम्हारे लिए। तुमने जिस तरह से खुद को संभाला, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तू वापस आ गया। अब देखना तुम्हारे डैड कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। मॉम, डैड कब से सोए हुए हैं। अब डैड कैसे हैं। विक्रम की आवाज को सुनकर बलवंत सिंह चौहान की आंखें खुल गईं। वो अपने बेटे को देखकर खुश तो थे, लेकिन नाराजगी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, रोहिणी, तुमने इसे बुलाया है क्या। इसे कह दो ये यहाँ से चला जाए। मैं मरता हूँ तो क्या हुआ। अब मुझे कौन सा कितने दिन जीना है। जाने के लिए कह दो इससे। ये अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। ये तो कुछ भी कर सकता है। विक्रम अपने डैड के पास वाली चेयर पर बैठकर उनके सामने सर झुकाए हुए बोलने लगा, आप मुझसे नाराज है ना। अपना गुस्सा मम पर क्यों निकाल रहे हैं। आई एम सॉरी डैड। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी सॉरी को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब तुम वो शर्त मानोगे। विक्रम, और मेरी शर्त आज भी वही है। तुम्हें मेरी दोस्त की बेटी से शादी करनी होगी। और दूसरी शर्त तुम्हें पता है। विक्रम। विक्रम अपने डैड को जैसे ही मना करने वाला होता है, उसे राजीव की बात याद आ जाती है। वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगा तो उसकी मॉम उसे समझाते हुए बोली, विक्रम, वो लड़की बहुत अच्छी है बेटा। जैसी लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करते हो, वो बिल्कुल वैसी है। सुंदर, सुशील और सारे गुणों से परिपूर्ण। तुझे प्यार भी बहुत करेगी। और तू ही सोचना,
इस शादी से कितना फायदा होगा हमें। तुम्हारे डैड और भाई साहब के बीच जो बिजनेस पार्टनरशिप थी वो अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो वो हमारे बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि तुम उनके सन इन लॉ बन जाओगे। तो अपनी बेटी की खातिर वो इस पार्टनरशिप को कभी ख़त्म नहीं करेंगे। अपने डैड और मेरे लिए इतना कर सकते हो ना विक्रम। आप मुझसे शादी करने के लिए नहीं बल्कि किसी सौदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो मॉम। क्या उस लड़की को मेरे बारे में सारी सच्चाई मालूम है? क्या उसे पता है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ? रोहिणी अपने मन में कुछ सोचते हुए अपने बेटे से बोली, हाँ उसे पता है सब कुछ। तो मैं उन लोगों को बोल दूँ तुम शादी के लिए तैयार हो? विक्रम बुझे मन से हाँ तो कह देता है, लेकिन वो फिर कुछ सोचते हुए कहा, मम मैं एक बार शादी से पहले उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। आप ना नहीं करेंगी मॉम? बलवंत सिंह चौहान हामी भरते हुए बोले, ठीक है कल तुम मुझसे मिल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना विक्रम, चाहे तू कुछ भी करे लेकिन अब तू शादी के लिए इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है डैड, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इतना कहकर विक्रम अपने मन में सोचते हुए बोला, ये शादी डील ही है तो क्यों ना मैं इसे अपने तरीके से डील करूं और जब चाहे उसे रद्द कर सकता हूं। इस शादी के लिए कैसे तैयार हो सकती है वो लड़की? उससे अब मिलना होगा मुझे। विक्रम हॉस्पिटल के बाहर आया तो देखता है राजीव उसके पास ही आ रहा है। वो उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद कहा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर रहा है विक्रम? मैं शादी करने वाला हूँ। यह तो अच्छी बात है। तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा यार। वो लड़की बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर वो अच्छी नहीं होती तो तुम जैसे इंसान से शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा राजीव? मेरा दिमाग अभी अपने ठिकाने पर नहीं है और तुम्हारी बातों से मैं और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। डैड कब तक डिस्चार्ज होंगे? विक्रम तुझे गुस्सा आता है ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं है। भाभी के जाने के बाद तो लगता है तुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा है। अपने आप को संभालना सीखो विक्रम, क्योंकि कोई भी लड़की अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करती है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो कोई भी लड़की कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। खुद को बदलो विक्रम, इसमें तुम्हारी भलाई और तुम्हारे मम डैड की खुशी जुड़ी हुई है। विक्रम अपने मन में, कैसे बताऊं तुम्हें मैं राजीव कि मम डैड मेरी शादी नहीं बल्कि एक बिजनेस डील कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फायदा ही देखा जा रहा है और लॉस सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। विक्रम कुछ देर तक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। वो उस लड़की से एक बार मिलना चाहता था। उसे सोचकर हैरानी हो रही थी कि कोई भी लड़की ऐसे किसी भी इंसान से शादी कैसे कर सकती है जो पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पहली वाइफ को कभी नहीं भूल सकता है। विक्रम अपने मॉम और डैड के साथ अपने घर चौहान बिला में आ गए थे। घर में पहले से ही अशांति बनी हुई थी, क्योंकि पूजा की मौत की खबर, ऊपर से बिजनेस में इतना लॉस चल रहा था। घर वालों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही घर वाले विक्रम को देखते हैं उनके चेहरे की परेशानी हल्की सी मुस्कान में बदल गई थी, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि विक्रम के वापस आने से सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। विक्रम की दादी माँ सुमित्रा सिंह चौहान अपने बेटे को देखकर चिंतित भाव में बोली, बलवंत कैसे हो बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? देखिए आपका लाडला आ गया है, अपने पोते से मिलिए। विक्रम जैसे ही अपनी दादी माँ के पैरों को छूता है वो रूठते हुए बोली, बस बस रहने दे, मत छू मेरे पैर। क्योंकि अगर अपनी इस बूढ़ी दादी की फिक्र होती तो घर छोड़कर जाता ही नहीं। मुझे तो लगा था मैं मरते समय अपने पोते को देख भी नहीं पाऊंगी। दादी माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको 100 साल और जीना है। अभी तो नहीं बेटा, अब ये बुढ़ापा मुझसे झेला नहीं जाता है। तुम्हारे दादाजी के पास जाने का समय हो गया है। अब बस अपने परपोते को देख लूं, उसके बाद चैन से मर सकती हूँ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोल करेगा ना मेरे इस सपने को पूरा? विक्रम अपनी दादी माँ को देखते हुए कहा, हाँ अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? तभी विक्रम की बुआ सिया अपने भतीजे से मिलती हैं। विक्रम अपनी बुआ से बोला, परी कहाँ है बुआ?
वो बंदरिया कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी एक लड़की ग्रे कलर की डेनिम जीन्स और वाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए वहां आती है और आंखें दिखाते हुए बोली, ओए दीदी बोल, बड़ी हूँ तुझसे पूरे 2 घंटे की, समझा तू? और ये बता, इतनी बॉडी सॉडी बना ली है और दाढ़ी मूछ भी कितनी बड़ी हुई है तुम्हारी। तू मेरा भाई से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कभी तूने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि एक रिश्ते को निभाने के लिए सारे रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। विक्रम मायूस हो गया था तो परी हंसते हुए बोली, सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुझे हर्ट करने का। अच्छा, ये सब छोड़, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। रोहिणी जी सबकी ओर देखते हुए बोली। परी जानती है विक्रम के मूड को कैसे ठीक करना है। दोनों भाई बहन कम, बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बलवंत, आप भाई साहब को कॉल करके डिनर के लिए उन्हें बुला सकते हैं। इसी बहाने दोनों बच्चे भी आपस में मिल लेंगे और भाई साहब ने भी तो कितने टाइम बाद विक्रम से मिलेंगे। रोहिणी, पहले विक्रम से पूछ लेते हैं, उसके बाद डिनर के बारे में सोचेंगे। मैं कमरे में जाना चाहता हूँ माँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रहा हूँ। बलवंत सुमित्रा जी से बोले, हाँ तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं भी कमरे में ही जा रही हूँ बेटा। रोहिणी जी अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है। परी अपनी बनाई हुई सारी पेंटिंग विक्रम को दिखा रही थी। उसे एक पेंटिंग इतनी अच्छी लगी थी कि वो उस पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा, ये पेंटिंग तूने नहीं बनाई ना? बता किसने बनाई है? सही गेम किया तूने, ये पेंटिंग मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। बहुत स्पेशल है मेरे लिए वो, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी शादी तुमसे जो होने वाली है। मैंने आज सुबह ही उसे कॉल कर दिया है। तुझे पता है, उसे अब तक नहीं पता है कि उसकी जिससे शादी होने वाली है वो मेरा भाई है। परी के इतना कहते ही विक्रम उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। अब ऐसे मत देख मुझे, तुझे उससे मिलना है क्या? हाँ मिलना है, क्योंकि मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, शाम 6 बजे ड्रीम लव कैफे में मिलने चले जाना। लेकिन तुम उसे पहचानोगे कैसे? विक्रम, एक बात बताओ मुझे, तुम पूजा को भूलकर क्या मेरी फ्रेंड को खुश रख पाओगे? क्या उसे उतना प्यार कर पाओगे जितना प्यार पूजा से करते थे? कभी उसे हर्ट तो नहीं करोगे ना? परी की बातों को सुनकर विक्रम हंसते हुए कहा, तू इतनी सेंटी बातें क्यों कर रही है, जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। इस पर परी कहती है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। जैसे उसके मन में सवालों के तूफान उठ रहे होंगे, मेरे मन में भी उठते हैं। जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्या वो मुझे खुश रख पाएगा? मेरी बड़ी सी बड़ी गलती को माफ करने वाले मेरे मॉम डैड, वो मेरी छोटी सी गलती को माफ करेगा भी या नहीं? डरती हूँ शादी जैसा रिश्ता कहने को तो बहुत ही मजबूत बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन ये डोर सिर्फ विश्वास और भरोसा के दम पर टिकी हुई होती है। थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाने लगता है तो समझ लो कि तुम दोनों के बीच जो जन्मों जन्मों का बंधन है वो सिर्फ समझौते से भरा रिश्ता बनकर रह जाता है। एक बार और सोच लो विक्रम, वो लड़की तेरे लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आएगी। अगर तू उसे खुश भी नहीं रख सकता है तो तू किसी काम का नहीं है। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। परी से बात करने के बाद विक्रम अपने कमरे में आया। वो पूजा के ख्यालों में खोया हुआ था। कब उसकी आंख लग गई पता भी नहीं चला। सिंगानिया हाउस। डिम्पल अपने घर के अंदर जैसे ही आती है वो हैरान रह जाती है अपने घर वालों को देखकर, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सारे घर वाले एक साथ हों। जब भी घर में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तभी सारे घर वाले एक साथ इकट्ठा होते थे। लेकिन आज सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। सबके चेहरे को गंभीरता से देखते हुए डिम्पल की हंसी एक पल में गायब हो गई। वो अपना सामान दरवाजे के सामने छोड़ते हुए अपनी दादी माँ के पास आई और चौंकते हुए बोली, दादी माँ, सारे घर वाले एक साथ? फिर से कोई बड़ा डिसीजन लेना है क्या डैड को? ठीक है, इस डिसीजन में मेरा क्या काम? वैसे भी बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ मैं। रुको डिम्पल। इस कड़क आवाज को सुनकर डिम्पल के पांव वहीं रुक गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल के पापा और सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मिस्टर रणदीप सिंघानिया थे। डिम्पल,
सबसे ज्यादा प्यार तो अपने पापा से ही करती है, लेकिन अपने पापा के ऐसे बदले हुए व्यवहार को उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी, क्योंकि उसके डैड गुस्सा तभी करते थे जब उन्हें कोई बात नापसंद होती थी या फिर कोई उनकी बात नहीं माने तब। आप आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ आपको? डिम्पल, मेरी कंपनी डूबने के कगार पर आ गई है। अगर कुछ नहीं किया तो ये सब कुछ एक एक करके बिक जाएगा। अगर हमारी बिजनेस पार्टनरशिप टूटी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डिम्पल अपने डैड की बातों को सुनकर चौंक गई और उनके पास आकर कहने लगी, डैड, इतना सब कुछ हो गया और आपने बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी डैड, लेकिन ना इस घर को कुछ होने दूंगी और ना ही आपकी कंपनी को। रास्ता है और वो तुम कर सकती हो बेटा। तुम विक्रम से शादी कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिम्पल अपने कदम पीछे हटा लेती है और गौर से अपने डैड को देखने लगी, जैसे उसे सदमा लगा हो। अभी तो कुछ टाइम पहले ही तो उसे इतना बड़ा सदमा लगा था और फिर से वो इस शादी से इनकार कर देना चाहती थी। ऐसे कैसे किसी भी इंसान से शादी कैसे कर ले जिसे वो जानती तक नहीं है और ना ही उसे कभी देखा है। उससे सीधे शादी? डिम्पल को खामोश देखकर मिस्टर सिंघानिया बोले, कुछ तो बोलो डिम्पल, बोलो, करोगी ना उससे शादी? अगर तुम्हें कोई डाउट है तो आज शाम के 6 बजे वो तुमसे मिलने आ रहा है। मिस्टर सिंघानिया उसे कैफे का नाम बताते हैं। उसका दिल इस शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। वो बहुत बड़ी उलझन में फंस गई थी। आखिर अपने डैड को वो बोले भी तो क्या बोले। बुझे हुए मन से वो अपने डैड से बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं कर लूंगी। मिस्टर सिंघानिया खुश होते हुए बोले, तुमने तो मुझे खुश कर दिया बेटा। तुम सच में बहुत समझदार हो गई हो। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, विक्रम से मिलने भी जाना है तुम्हें। लेकिन डैड, वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी होने वाली वाइफ को और भी ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं। देर मत करो, 6 बजने में कुछ ही देर बाकी है। डिम्पल अपने कमरे में आई तो देखती है उसके लिए पहले से ही सूट निकाल कर रखा हुआ है और मैचिंग ज्वेलरी भी। वो फ्रेश होकर अपना ड्रेस चेंज करके वो सूट पहनकर पूरी तरह से तैयार हो ही रही थी कि उसकी मॉम वहां आ गई और अपने साथ लेकर आई हुई ब्यूटिशियन को देखकर बोली, मेरी बेटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। इसे ऐसे रेडी करना ताकि विक्रम की नज़र इस पर से हट ना सके। मॉम कमरे से बाहर चली गई। ब्यूटिशियन डिम्पल को पूरा मेकअप करने के बाद वो बहुत ही प्रेटी सा हेयर स्टाइल बना देती है। फिर उसे पूरी तरह से रेडी करने के बाद बोली, अब तुम बिल्कुल रेडी हो। क्या तुम्हारी लव मैरिज होने वाली है? डिम्पल उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमारे घर में लव मैरिज नहीं बल्कि बिजनेस डील होती है। जो डील हासिल करता है वो मैरिज प्रपोजल के तौर पर अपने से हारे हुए क्लाइंट की बेटी की शादी उस इंसान से करवा देते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस को टेक ओवर ना कर लें। इससे दोनों बिजनेस लेवल को भी फायदा होता है। एक डील है और मेरी शादी। इतना कहकर डिम्पल अपनी हील सैंडल पहनकर वो अपनी कार लेकर निकल पड़ी। डिम्पल कार चलाते हुए बस सोचे जा रही थी, लेकिन मन में अभी भी उसके ना जाने कितने सारे सवाल थे जिसका जवाब उसके पास होकर भी नहीं था। आखिर वो उस इंसान से सामना कैसे कर पाएगी? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे जब चाहा उससे कर लिया जाता है। शाम के 6 बज चुके थे। जैसे ही विक्रम की आंख खुली वो घड़ी की ओर देखते हुए झट से बेड से उतरा और रेडी होने लगा। फिर अपने एक दोस्त से बात करते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। रोहिणी जी उसे रोकते हुए बोली, विक्रम, कहाँ जा रहे हो बेटा? बहुत जरूरी काम है मॉम। अपनी होने वाली वाइफ से मिलने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम होगा तुम्हारे लिए? एक बात याद रखना विक्रम, कुछ ऐसा मत करना जिससे फिर तुम अपने डैड की नज़रों में गिर जाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारे डैड और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अपनी मॉम की बातों को सुनकर विक्रम थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर बिना कुछ सोचे वो अपनी कार में बैठकर उस कैफे जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। कैफे के दरवाजे के सामने खड़ी डिम्पल
अभी भी बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। तभी एक कार जोर से ब्रेक लगाते हुए उसके सामने वाले पार्किंग एरिया में आ रुकी। डिम्पल इस बात से अनजान अपने बने हुए हेयर स्टाइल को खोल देती है और मेकअप को टिश्यू पेपर से साफ करने लगी। वो पूरी तरह से झल्ली की तरह बनकर कैफे के अंदर आ गई, जहाँ विक्रम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।